का स्याह अंधेरा हो या दिन का उजाला, जेल की सलाखें हो या किसी का ड्राइंग रूम, कहीं भी हो सकता है क्रिमिनल। ऐसे क्रिमिनल से करने आपको होशियार आज मैं फिर हूं आपके साथ। सबसे पहले वो क्रिमिनल्स जो आज हैं मेरे निशाने पर। क्रिमिनल के कैमरे में कैद हुआ हरिद्वार का एक रिश्वतखोर। रिटायर होने के बावजूद खुलेआम लेता था रिश्वत। पैसे दो, एडमिशन लो। खादी की आड़ में एक सफेद पोश नेता का गोरख धंधा चलाता था दाखिले का रैकेट। फिल्म देखकर कत्ल की कोशिश की एक शख्स ने महबूब की खातिर पत्नी को गोली मारी। क्या आपने सुना है कि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी उतनी ही शिद्दत से ऑफिस जाता है और वहां अपना पुराना काम करता है, और वो भी बिना तनख्वाह लिए? नहीं ना। लेकिन हरिद्वार के एक सरकारी दफ्तर के एक कर्मचारी ने रिटायर होने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। उसे सरकार तनख्वाह भी नहीं देती है, फिर भी वो काम कर रहा है। ना ना ना, वो समाज सेवा नहीं कर रहा, वो अपने काम की पूरी कीमत वसूलता है। उसने ऑफिस को रिश्वतखोरी का अड्डा बना दिया है। इन साहब की करतूत को कैमरे में कैद किया IBN 7 की टीम ने। ये है हरिद्वार का उत्तर प्रदेश विकास परिषद का ऑफिस। इलाके के लोग कहते हैं कि ये कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सच्चाई जानने के लिए हम भी पहुंच गए इस ऑफिस के अंदर। ये जनाब जो कुर्सी पर आराम से बैठकर फाइलों में अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, इनका नाम है सुभाष चंद्र साहनी। नाम एक बार फिर से सुन लें, सुभाष चंद्र साहनी। इनके कारनामे बहुत मशहूर हैं, वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनके इस कारनामे से रूबरू करा दें, जिसको हमने अपने छुपे हुए कैमरे में कैद किया है। हम एक शख्स के मकान के अलॉटमेंट का रिन्यूअल कराने के लिए इस दफ्तर में पहुंचे। सुभाष साहनी ने हमें इस काम की पेचीदगियों से अवगत कराया। फाइलों के झुंड में बैठे इस शख्स ने हमें ऐसे ऐसे नियम कायदे बताए कि हमारा सिर चकराने लगा। खैर, हमने कहा कि बस हमारा काम कर दीजिए। वैसे तो इस काम को करवाने के लिए सरकारी खर्चा 4000 रुपए के करीब होता है, लेकिन इन जनाब ने पूरे काम के एवज में 14000 रुपए की मांग की। जब हमने इसकी वजह पूछी तो इनका जवाब था कि सुविधा शुल्क के तौर पर इतना देना ही पड़ता है। काफी मोल भाव के बाद सुभाष साहनी नाम का ये शख्स 10,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार हुआ। बाकायदा इसने अपने हाथ से 10,000 रुपए की गड्डी लेकर अपने पास रख ली और ये सारा काम खुले आम हुआ, ऑफिस के सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार इस कार्यालय के कर्मचारियों की रग रग पर हावी है। सुभाष साहनी की ये करतूत तो महज एक नमूना भर था। सुभाष साहनी के बारे में हमें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। सुभाष साहनी नाम का ये शख्स 31 जुलाई 2006 को रिटायर हो चुका है। कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर पर बाकायदा इसका जिक्र है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो शख्स सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका है वो कैसे दफ्तर में बैठकर काम कर सकता है। लेकिन सुभाष साहनी न केवल काम कर रहा है बल्कि सरकारी फाइलों से छेड़छाड़ भी कर रहा है। दफ्तर की सरकारी अलमारी की चाबी भी इसके पास मौजूद है। इसने सरकारी अलमारी से दस्तावेज भी निकालकर हमें दिखाए। सुभाष साहनी की कारगुजारियां हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी। हम बाहर निकल आए। इसके थोड़ी देर बाद जब हम फिर वापस ऑफिस के अंदर गए
हमने अपनी पहचान बताई तो सुभाष साहनी के पसीने छूट गए और फिर वो बहानेबाजी पर उतर आया। तो आपने पूछा तो हमने आपसे बताया सब ये है इसका नियम। लेकिन आपने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, आप किसी और ऑफिसर से बात कीजिए। आपने बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल नहीं, आपने एक बार भी नहीं बोला कि मैं रिटायर। बता रहा हूँ आपको मैं रिटायर। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले बताना चाहिए था कि अब मैं इस डीलिंग को नहीं देख सकता, किसी और ऑफिशियल से बात कीजिए। सुभाष साहनी कैसे रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ सरकारी काम कर रहा है, इस बारे में हमने जब इस कार्यालय के इंचार्ज अशोक कुमार से पूछताछ की तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। हमारी जानकारी के हिसाब से 31 तारीख के बाद भी काम पर आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, काम तो नहीं कर रहे हैं, काम तो राइटिंग कोई काम। हमारे साथ इन्होंने डीलिंग की है, हम दिखा रहे हैं, हमें एक एफिडेविट दिया है कि ये बनवाइए आप। अच्छा। और इतना पैसा आप बैंक में जमा कीजिए, हमसे पैसे भी लिए इन्होंने। अच्छा, तो गलत दिया हुआ फिर उन्होंने। सरकारी दस्तावेजों में भी साफ लिखा है कि सुभाष चंद्र साहनी 31 जुलाई 2006 दोपहर से रिटायर और कार्य मुक्त हो चुके हैं, मगर फिर भी वो अनऑफिशियल रूप से काम कर रहा है। यही नहीं, सुभाष साहनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी चल रहा है। फर्जी तरीके से इसने किसी का मकान किसी दूसरे के नाम आवंटित कर दिया था। 1 अगस्त को कोर्ट के आदेश पर इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, जिसकी एक कॉपी IBN 7 के पास मौजूद है, लेकिन आज तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और ये साहब तो धड़ल्ले से ऑफिस में काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ अभी मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, परंतु जिला प्रशासन में इन्होंने इतना पैसा पहुंचाया था कि आज तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरिद्वार में मौजूद उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के IBN 7 के इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। IBN 7 को सूत्रों से पता चला है कि इस मामले को उच्च स्तर पर दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। देहरादून के अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में भी इनके प्लॉट हैं। जाहिर है सिर्फ वेतन से इतने प्लॉट तो नहीं खरीदे जा सकते। साक्षी खुराना, हरिद्वार, IBN 7। अभी उतरेगा कई और क्रिमिनल्स के चेहरों से नकाब। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी मैं रहूंगी आपके साथ। हम और आप मिलकर करेंगे क्रिमिनल्स को बेनकाब। ब्रेक के बाद देखेंगे। उत्तर प्रदेश के एक नेताजी के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस? एक नेताजी के पीछे पुलिस पड़ी है। लोगों की नजर में वो नेता है, लेकिन पुलिस की नजर में एक मोस्ट वांटेड अपराधी। पुलिस कहती है नेतागिरी तो बस बहाना है, जिसकी आड़ में वो कर रहा है दाखिले का गोरख धंधा। सुनील कुमार महतो, ये जनाब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। साफ लफ्जों में इनकी शख्सियत बयां करें तो ये साहब नेता हैं, मगर इस वक्त इनके पीछे दिल्ली पुलिस हाथ धोकर पड़ी है। ये दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है। जाहिर है अब आप इसकी वजह भी जानना चाहते होंगे। दरअसल ये वो सफेद पोश अपराधी है जो देश के नामी गिरामी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठता था। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील महतो का संबंध राजनीति से भी होना बताया जा रहा है, लिहाजा वो राजनीति के सभी पैतरों से वाकिफ था और इसी पैतरे का इस्तेमाल किया वो जालसाजी के गोरख धंधे में। पुलिस के मुताबिक इसने दिल्ली में बकायदा अपना दफ्तर खोल रखा था। इतना ही नहीं, एडमिशन दिलवाने के लिए ये बकायदा अखबारों में इश्तिहार भी देता था। एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हम शर्तिया आपको एडमिशन दिलाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो चाहे मेडिकल कॉलेज की हो। और जब लोग इनको अप्रोच करते हैं तो ये उनसे काफी पैसा डिमांड करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह से।
पुलिस की माने तो इनके शिकार समाज के पढ़े लिखे लोग होते हैं। चंद्रमोहन गुलाटी भी सुनील कुमार महतो का शिकार बन चुके हैं। इन्हें भी महतो ने झांसा दिया कि वो इनके बेटे का दाखिला एक नामी मेडिकल कॉलेज में करवा देगा। इन्होंने अखबार में महतो का इश्तिहार देखकर उससे संपर्क किया था, लेकिन दाखिला तो नहीं मिला। हाँ, इनके लाखों रुपए जरूर महतो की जेब में चले गए। 6,75,000 लेने के बाद 1.25 लाख की हमें रसीद दे दी, जिस रसीद में लिखा था कि ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन की लेके हम बैठ गए, चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो बच्चे का हो चुका है। तो इनको हम फोन करते कि भाई कब कॉलेज खुलेगा, कब बच्चे का जाना है, कब एडमिशन होगा। तो बस टालते रहे, आज होगा आंटी, कल होगा आंटी, अभी 1 महीना रुक जाओ आंटी, पेशेंस रखो, हो जाएगा। साहिबाबाद में रहने वाले राजेंद्र मल्होत्रा भी जालसाज सुनील महतो के शिकार बन चुके हैं। इनका भी लाखों रुपया एडमिशन के नाम पर महतो डकार गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही महतो और उसका पूरा गिरोह सलाखों के पीछे होगा, लेकिन ये गिरोह अभी कहां है इसके बारे में पुलिस को कोई इल्म नहीं। लेकिन ये जालसाज आपके शहर में भी हो सकता है ये आपको भी झांसा दे रहा हो। इसीलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि ऐसे सफेद पोश क्रिमिनल से होशियार रहिए। राजू राज, दिल्ली, IBN 7। 2 अक्षर कातिल पर भारी पड़ गए। उसने तो बड़ी सफाई से अपनी प्रेमिका का कत्ल किया था। उस तक पहुंचना पुलिस के लिए नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी पुलिस को मिला एक रुमाल। उस रुमाल पर 2 अक्षर लिखे थे, R और D, और इसी R और D ने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया और कातिल को जेल तक। कैसे? आप खुद ही देख लीजिए। ये रुमाल कभी 2 दिलों की मोहब्बत का गवाह हुआ करता था, मगर आज ये एक कत्ल का सबूत है। इस रुमाल ने रिजवान नाम के इस आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस की माने तो रिजवान नाम के इस कातिल ने अपनी मोहब्बत का कत्ल किया। कत्ल इतनी सफाई से किया गया था कि कातिल के पकड़े जाने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कई दिनों तक जो काम पुलिस न कर सकी वो इस रुमाल ने कर दिखाया। घटना स्थल पर जो रुमाल पाई गई थी उसी लड़की के द्वारा आरोपी को प्रेजेंट की गई थी। उस लड़की का नाम D से है और उसने रिजवान और D उसके लव लेटर भी मिले हुए हैं। ये सुनीता से अच्छी सुंदर संभवतः वो लड़की थी, जिस वजह से इसने इसको रास्ते से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाली लड़की का नाम था सुनीता। दुर्ग जिले के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाली सुनीता की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले रिजवान से हुई थी। उसके बाद दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिजवान ने सुनीता से बातचीत करना बंद कर दिया था। सुनीता को रिजवान पर शक हुआ। उसका शक सही निकला। सुनीता को पता चला कि रिजवान किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। पिछले 10 अगस्त को सुनीता ने रिजवान को एक पिकनिक स्पॉट पर मिलने के लिए बुलाया। पुलिस के मुताबिक वहां दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। सुनीता रिजवान पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, लेकिन रिजवान का इरादा कुछ और ही था। पुलिस के मुताबिक रिजवान हमेशा के लिए सुनीता से छुटकारा पाना चाहता था। कहासुनी के दौरान ही रिजवान ने सुनीता की हत्या कर दी। वाद विवाद हुआ। उसने कहा कि तो हमको ले चलो, भगा ले चलो, और इसमें वाद विवाद हुआ। उसमें गला में पहले दबा दिया उठने से, और उसके बाद चाकू से गले काट दिया और चाकू को नदी में फेंक दिया, और मृतका के गले से चैन और अंगूठी मरने के बाद उतार लिया। वो सब चैन और अंगूठी बरामद हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। रिजवान से भी ऐसी ही एक चूक हो गई। तफ्तीश में पुलिस को सुनीता के पास एक रुमाल मिला। रुमाल पर दिल का निशान बना था और सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, R और D। पुलिस ने R अक्षर को ध्यान में रखकर तफ्तीश शुरू की। सुनीता के फोन डिटेल्स निकलवाए। फोन डिटेल्स में पता चला कि 8 और 10 अगस्त के बीच सुनीता ने एक ही मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल्स की थी और वो फोन नंबर रिजवान का था। पुलिस ने फोन डिटेल्स के आधार पर रिजवान को धर दबोचा। हालांकि रिजवान का कहना है कि सुनीता उससे एक तरफा प्यार करती थी
मैं नहीं चाहता था उससे शादी करना, और मेरी बहुत पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उसको इतना ही नहीं करता था। और मेरे मोबाइल पे बहुत कॉल आता था उसका, मेरे मोबाइल से एक कॉल नहीं किया उसका। और वो मेरे से मिलना भी चाहती थी, तो मैं मिलने के लिए गया था। तो सोमनाथ चलते हैं बोली, तो सोमनाथ गया था। तो सोमनाथ में मिले हैं, तो उसके बाद मेरे को बोली कि शादी करो, नहीं तो मैं फंसा दूंगी। पुलिस के मुताबिक रुमाल पर लिखा दूसरा अक्षर डी रिजवान की एक और प्रेमिका का है। बहरहाल रिजवान तो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन सुनीता की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वो रिजवान की दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन रिजवान ने उसे जिंदगी की बजाय मौत दे दी। रवि वर्मा, रायपुर, IBN 7। अभी उतरेगा कई और क्रिमिनल्स के चेहरों से नकाब। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी मैं रहूंगी आपके साथ। हम और आप मिलकर करेंगे क्रिमिनल्स को बेनकाब। ब्रेक के बाद देखेंगे पति पत्नी और वो की कहानी में वो की खातिर पति ने पत्नी को गोली मारी। कहते हैं फिल्में लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं, लेकिन इतना गहरा कि कोई फिल्म देखने के बाद किसी को गोली मार दे। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ऐसा ही हुआ। थाने के एक शख्स ने फिल्म देखने के बाद अपनी ही बीवी को गोली मार दी। फिल्म की कहानी की तरह ही उसे भी किसी और से प्यार हो गया था और वो अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता था। फिलहाल उसकी बीवी अस्पताल में मौत से जूझ रही।
पुलिस सोच में पड़ी है कि किसी फिल्म की कहानी किसी पर इतना असर कैसे डाल सकती है कि वो खून कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ है ठाणे शहर में। रविवार की शाम शादाब नाम का यह शख्स अपनी पत्नी के साथ कभी अलविदा ना कहना फिल्म देखने गया था। फिल्म की कहानी भी पति पत्नी के रिश्तों में आई खटास के इर्द गिर्द घूमती है। उधर शादाब और उसकी बीवी रेशमा के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि फिल्म का शादाब पर इतना ज्यादा असर पड़ा कि उसने घर लौटते वक्त रास्ते में अपनी बीवी को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो गया। लोगों ने घटना की खबर पुलिस को दी और फिर पुलिस ने रेशमा को अस्पताल पहुंचाया। कुछ बहाना बना के पिक्चर दिखा के वो रोड पे से रात को उसको घर में कल्याण में छोड़ने के लेके जा रहे थे रिक्शा में। तो उन्होंने जैसा गाड़ी उनकी रिक्शा खाड़ीपुर के पास आई तो उन्होंने उसको रिक्शा से उतर के अंधेरे का फायदा लेके उसको मारपीट किया और उसके ऊपर एक गोली फायर किया। तो इसमें उनको लगा कि औरत मर गई है तो वहाँ वो फेंक के वहाँ ही वो रफू चक्कर हो गए। दरअसल पति पत्नी के रिश्तों में खटास तब आई जब शादाब की जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई। पेशे से ऑटो ड्राइवर शादाब का एक बियर बार में आना जाना था। इसी दौरान उसे एक बारगल से मोहब्बत हो गई। उस लड़की के प्यार में पागल शादाब रेशमा से तलाक लेना चाहता था, लेकिन रेशमा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो किसी भी हालत में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। शादाब के दोस्तों का कहना है कि उसके कई लड़कियों से अवैध संबंध रह चुके हैं। का बार में आना जाने का ज्यादा करके चक्कर था। रोज नाइट में बार घूमना, बार के लड़कियों को लेके घूमना, यहाँ तक कि हमको इसका नॉलेज था। तो हिसाब से हम लोग ने भी अंदाजा लगाया हो सकता है इसने ये काम किया हो, तो हम ढूंढने के लिए उसको निकले। लेकिन 2 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हो, हमको उसका पता नहीं मिल रहा है। उसके दरवाजे पे जाते हैं तो उसका दरवाजा लॉक रहता है। पुलिस ने शादाब के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल शादाब अपने बच्चों के साथ फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही केस की जांच आगे बढ़ पाएगी। श्यामगिरी, ठाणे, IBN 7। हमने शुरू की है एक मुहिम। अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, अगर कोई पुलिस वाला या फिर कोई सरकारी अफसर आपको परेशान कर रहा है, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो हमें बताएं। हम उठाएंगे उन क्रिमिनल्स के चेहरों से नकाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9871 383 756। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर करेंगे कई और क्रिमिनल्स का पर्दाफाश।